नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ कार्यक्रम काव्य धारा लेकर। काव्य धारा में हम आपसे रूबरू करवाते हैं किसी साहित्यकार को। तो आज भी इसी कड़ी में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवित्री लता श्रीवास्तव जी को, जो बाराबंकी से हमारे बीच में पधारी हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं लता जी का। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लता जी बहुत समय से कवि सम्मेलनों में सक्रिय हैं। बहुत ही सक्रिय इनका काव्य पाठ रहा है और मैं बहुत छोटा था तब मैंने इनको देखा, सुना और आज बहुत समय के बाद इनसे मिलना हो रहा है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे लता जी से। हमारी जो एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी बहन स्वरूपा हैं आप, तो आपसे आपकी बातें भी जानेंगे और कविताएं भी सुनेंगे। तो सबसे पहले, आप तो हमारे लिए बड़ी बहन सरीखी हैं, आप तो दीदी जैसी हैं। तो अगर मैं आपको दीदी कहूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हमारे जो साथी आपको सुन रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपनी जो एक काव्य यात्रा रही है आपकी, उसके बारे में कुछ बताएं। कैसे शुरुआत हुई, कैसे कवि मंचों पर आना हुआ? जी। मैं जब बीए कर रही थी, बीए में महादेवी जी ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा छाप डाली जी। मैं बहुत प्रभावित हुई महादेवी वर्मा जी से। और छायावादी सारे कवियों से प्रभावित थी, लेकिन महादेवी जी का विरह जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरी काव्य यात्रा उधर ही मुड़ गई। जी जी। और पता नहीं क्यों एक अनजानी सी पीड़ा मेरे दिल में थी और वो कविताओं के माध्यम से उतरती चली गई। वाह। हाँ, तो और मैंने फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। मैंने बसंत पंचमी के दिन से ही लिखना शुरू किया था। अच्छा। उसमें मेरी माँ का बहुत सहयोग रहा, वाह। मेरे पापा का भी बहुत सहयोग रहा। मेरे माँ थोड़ा कवि सम्मेलनों में जाने से हिचकिचा रही थी कि तुमको कवि सम्मेलन नहीं जाने देंगे, लेकिन मेरे पापा ने मेरा बहुत सहयोग किया और मेरे साथ जाते थे कवि सम्मेलनों में जी। और जब फिर मेरा भाई जो इस समय आरएस में जेई है, मुझसे 10 साल छोटा है। अच्छा। हाँ, तो जब वो बड़ा हुआ तो फिर वो मेरे साथ कवि सम्मेलनों में जाता था। भाई का धर्म निभाया और आपके साथ बहुत उन्होंने बहुत साथ निभाया और दिया। अब भी निभा रहा है। क्या बात। और अब तो वो 2 बड़े बड़े बेटों का बाप है। हाँ, दादू बन गया है। लेकिन आज भी वो भाई धर्म बहुत ही अपनी निष्ठा से निभा रहे हैं और मुझे सम्मान देते हैं। उनकी पत्नी भी बहुत सम्मान देती हैं और मेरी काव्य यात्रा में उनका भी पूरा परिवार सहयोग करता है कि अगर वो कहती हैं कि अगर बॉम्बे आपका बुलावा आता है तो कोई नहीं जाएगा, तो मेरी भाभी कहती है कि मैं जाऊंगी, मैं चलूंगी साथ। हाँ, तो इस तरह से बड़ा सहयोग रहा परिवार का, वरना काव्य यात्रा न बढ़ पाती। बीच में शादी हो गई हमारी और उसके बाद फिर मेरे पति हार्ट पेशेंट हो गए, तो इसलिए ठंडक वंडक में कवि सम्मेलन ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ कवि सम्मेलन जाना असंभव था। तो मेरा एक लंबा ब्रेक हो गया बीच में और अब वो नहीं है। लेकिन अब अपने उनकी यादों को भुलाने के लिए और अपने को भ्रमित करने के लिए उस दुख से हमने फिर अपनी डायरी लिखना मेरा कभी नहीं बंद रहा। अच्छा। हाँ, लिखना मेरा कभी नहीं बंद रहा, लेकिन मेरा ये है कि कभी मंचों पर जाना, कभी सम्मेलनों में जाना थोड़ा बंद हो गया, बीच में रुक गया था। हाँ, और मैं पेशे से वकील हूँ जी। पूर्व में मजिस्ट्रेट भी रही जी। और वहाँ कचहरी कैंपस में जितने भी प्रोग्राम होते हैं साहित्य के, उसमें मैं बराबर भाग लेती रही, वो कभी ब्रेक नहीं हुए। क्या बात है जी। तो मैं एक अपना लिखा हुआ गीत जी हम चाहेंगे, यहाँ पर बिल्कुल काव्य धारा प्रोग्राम है और इसमें हम जो हमारे रचनाकार हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, उनसे हम बातें करते हुए कुछ उनकी कविताओं का आनंद उठाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी सुन रहे हैं उन तक आपका कोई गीत, कोई रचना जरूर पहुंचे। जी जी। कि फिर तुम मुझको याद आए, देखो फिर से शाम ढली, फिर तुम मुझको याद आए, देखो फिर से शाम ढली, कोई दिल कैसे समझाए, देखो फिर से शाम ढली, कोई दिल कैसे समझाए, देखो फिर से शाम ढली। कि क्षण प्रति क्षण ऐसा लगता है, क्षण प्रति क्षण
सा लगता है, आकर मुझे पुकारा तुमने, लगी छुअन पुरवा की ऐसी, जैसे मुझे संवारा तुमने। क्या बात। कैसे सब कुछ बिसराए, देखो फिर से शाम ढली। वाह वाह वाह, क्या बात। कैसे सब कुछ बिसराए, देखो फिर से शाम ढली। फिर तुम मुझको याद आए, देखो फिर से शाम ढली। और पंक्तियां में विशेष ये मैं सुना रही हूँ कि मेरे दिल में ही रहते हैं पंछी तेरी यादों के, मेरे दिल में रहते मेरे दिल में ही रहते हैं पंछी तेरी यादों के, चारों ओर सुनाई पड़ते स्वर तेरे संवादों के। आंखें सावन बरसाए, देखो फिर से शाम ढली। आंखें सावन बरसाए, देखो फिर से शाम ढली। कि मेरी रातें हुई अमावस, चाहे 100 दीप जले। क्या बात। मेरी रातें हुई अमावस, चाहे 100 दीप जले। स्मृतियाँ ही बहुत है तेरी, इतने दिन जो साथ चले। और श्वास मेरी कब तक चल पाए, देखो फिर से शाम ढली। श्वास मेरी कब तक चल पाए, देखो फिर से शाम ढली। फिर तुम मुझको याद आए, देखो फिर से शाम ढली। और मैंने इन पंक्तियों में मेरे पति को पेड़ पौधे से बहुत प्रेम था, और ज़्यादातर वो अपनी देखरेख में ही पौधा बड़ा करते थे फूलों का। कि फुलवारी का एक एक पौधा खड़ा प्रतीक्षा करता है। फुलवारी का एक एक पौधा खड़ा प्रतीक्षा करता है। क्यों ना आए इतने दिन से अक्सर पूछा करता है। कि पुष्प लताओं के मुरझाए, देखो फिर से शाम ढली। पुष्प लताओं के मुरझाए, देखो फिर से शाम ढली। फिर तुम मुझको याद आए, देखो फिर से शाम ढली। कोई दिल कैसे समझाए, देखो फिर से शाम ढली। क्या बात है, देखो फिर से शाम ढली। और बड़ा सुंदर आपने गीत सुनाया, हमारे साथियों को निश्चित रूप से बहुत पसंद आया होगा। तो मित्रों, आदरणीय लता जी से हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, उनकी कविताएं भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। मित्रों, रेडियो जय घोष में कार्यक्रम चल रहा है काव्य धारा, और आज हमारे इस स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध कवित्री लता श्रीवास्तव जी को, जो बाराबंकी से हमारे बीच पधारी हैं। उनकी अभी आपने बातें सुनी, उनका एक गीत भी सुना आपने। कुछ और बातों से जुड़ते हैं।
जी आपने जैसा कि पहले बताया कि आपने महादेवी वर्मा को काफ़ी आदर्श मान करके जी उनको आपने पढ़ा और उनके कदमों पर चलते हुए जी। आपने अपनी काव्य यात्रा शुरू की। इसके अलावा आप और किसको पढ़ना पसंद करती हैं, किसको जानना साहित्य में पसंद करती हैं? देखिए, साहित्य में मुझको उपन्यासों में तो मुंशी प्रेमचंद बहुत पसंद रहे, हम्म क्योंकि उनकी हर कहानी हम्म। और हर उपन्यास जीवन में कुछ सीख दे के ही गया है। वाह। और मेरी माँ ने सबसे पहले मुझको उनका उपन्यास निर्मला पढ़वाया था। अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी। और उसके बाद उन्होंने गबन पढ़वाया। हम्म वो उनका कहना था कि जब तुम ये दोनों उपन्यास पढ़ लोगी हम्म तो आने वाले भविष्य में तुम्हारी ज़िंदगी जो है हम्म वो बहुत सरल हो जाएगी। कि गबन में जो कहानी है कि आदमी एक औरत की मांग के पीछे, हम्म। उसकी मांगों के पीछे, उसकी चाहतों के पीछे पूरा सरकारी पैसे ही गबन कर देता है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा इसको पढ़ो, जिससे हम्म तुम्हें आगे समझने में आसान हो जाए कि ज़िंदगी कैसे चलानी। हम्म। तो उन्होंने निर्मला पढ़वाया और गबन पढ़वाया। उसके बाद मैंने जब हिंदी से एमए किया तो उसमें गोदान जी सिलेबस में था। बिल्कुल। तो ग्रामीण अंचल पूरा उतार के रख देते थे हम्म। प्रेमचंद साहब। तो उनके उपन्यासों में तो उनका, और काव्य में हमको जयशंकर प्रसाद भी बहुत पसंद रहे। जी जी। छायावादी चारों कवि हम्म जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी हम्म। और महादेवी जी तो मेरी आदर्श हैं। जी जी जी। मैं तो आगे पढ़ाई नहीं कर सकी, वरना मैं उन्हीं पे पीएचडी करना चाह रही थी। क्या बात है। जी। तो इस तरह से, और कविता मेरे क्षेत्र, मेरा जीवन है। हम्म। अगर किसी कवि सम्मेलन से बुलावा आ गया और मुझे जाना है तो मैं अपना कचहरी का भी सारा काम ब्रेक करके जाऊंगी जरूर। यानी मुझे आपका पैसे का कोई लालच नहीं रहता जी जी कि उसके पीछे कोई पैसा है। आप कवि सम्मेलन ऐसे ऐसे हो रहे हैं जहाँ पैसा है ही नहीं, जी। लेकिन मैं जाती हूँ। यानी आपका पहला प्यार आपकी जो लेखनी है, आपकी कविताएं हैं, वही है, वो है और वही आप है, उसको लेकर के वही आज भी है। पूरी तरह से समर्पित हैं। और मैं कविता लिखना, अगर मैं एक रोज कविता लिखूं तो मैं ये समझती हूँ कि सरस्वती माता को एक रोज पुष्प चढ़ा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात। मैं उनकी पूजा समझती हूँ, इसीलिए इसमें कोई सौदेबाजी नहीं, कोई पैसे का लोभ नहीं। हम्म। और पैसा तो मुझे अपनी प्रैक्टिस से मिल ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे कविता के प्रति बहुत प्रेम है। हम्म और मैं बहुत जल्द अपनी पुस्तक कोई छपवाऊंगी, हम्म अपना संकलन कोई छपवाऊंगी। तो इस तरह से कविता, और मेरी माँ को भी बहुत इंटरेस्ट था। हम्म। अगर मुझे कोई तुकांत कविता में नहीं मिलता था लिखने के समय तो मैं अक्सर उनसे पूछा करती थी वाह। और वो बताती तो भी। मुझे लगता है आपके जीवन में अगर देखा जाए तो जो आपकी माँ थी वो एक बहुत बड़ा कारण थी माँ और जिन्होंने पापा दोनों। आपको जी अच्छा पापा जी। उर्दू के शायर थे। अरे वाह। हाँ, लेकिन पापा ने बाहर, पापा ही ने कवि सम्मेलन मुझे ज्वाइन कराने में, मुझे अटेंड करवाने में और सहभागिता देने में पापा का ही पूरा हाथ रहा। वाह। हम्म। तो ये तो थी माता पिता का पूरा सहयोग मिला। जी जी। और जब जब भाई मेरा बड़ा हुआ तो उसका भी पूरा सहयोग कविता से मिला। उसने मना नहीं किया कभी, आज भी नहीं मना करता। हमारे पति की डेथ होने जी। के बाद भी उसने कभी मना नहीं किया कि तुम कभी सम्मेलन न जाओ जी। या कचहरी मत करो, ऐसा कुछ नहीं। यानी परिवार का एक उसने अच्छा आपको जी सहयोग जी मिलता बहुत रहा। सहयोग मिला, बहुत सहयोग मिला। यहाँ पर एक बात और आती है कि आप एक महिला हैं और आपने जिस दौर में कविताएं शुरू की थी वो दौर इतना आसान मुझे लगता है नहीं था। शायद नहीं था। नहीं था। तो एक महिला होने के नाते आपके लिए कैसा रहा, शुरुआत कैसी महिला रही? होने के नाते मुझे कवि सम्मेलन में तो कठिनाई हुई ही, जी कवि सम्मेलन अटेंड करने में हुई। जी। उससे ज्यादा कठिनाई मुझे वकील बनने में हुई, अच्छा क्योंकि मैं तहसील फतेहपुर की रहने वाली हूँ जी। और वहाँ मैं पहली लेडी अधिवक्ता थी। ओहो, ये अपने आप में और बड़ी ये बात है। पुरुष वर्ग को हजम नहीं हो रहा था ओहो कि जी कोई लड़की आ करके और मेरे बराबर जी। जो है अदालत पे खड़ी हो हम्म। और मैं उससे केस हारूं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पुरुष जी। वर्ग मुझसे केस हारता था, जी लेकिन बिल्कुल। ये उनको हजम नहीं हो रहा था। तो और वो बहुत ज़्यादा हमने कठिनाई का सामना किया। बहुत और ज़्यादा क्रांतिकारी विचार मेरे शुरू से रहे, जी मैं कदम पीछे नहीं बढ़ाती आसानी से। वाह। उसके बाद कवि सम्मेलनों में जो जाना, वो तो वकालत के पहले से हम कवि सम्मेलन जा रहे हैं। जी मैंने देवा मेला का कवि सम्मेलन सन 78 में पढ़ा था ओहो। पहली बार। मेरा भाई रहा होगा 10 साल का, वो जी, भी तो आया आप था समझ मंच पे। सकते हैं कि सन 78 में अगर काव्य पाठ किया है तो आपने कितना एक लंबा समय दिया है कवि सम्मेलनों को, साहित्यिक तो जीवन को। मैं 18 साल की थी जी तब से कविता लिख रही हूँ। वाह, क्या बात है। हाँ। तो यहाँ पर आपकी इन बातों के साथ ही साथ हमारा मन है कि क्यों ना कुछ और आपकी रचना के रूप में हमारे साथियों तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल पहुँचेगा।
एक और गीत मित्रों आप तक पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि बातों के साथ साथ अगर जो साहित्यकार है, जो कवि है, वो अपनी रचनाएं आप तक प्रेषित करता रहे तो शायद आपको और मज़ा आता रहेगा। तो हम इसी कोशिश में हैं कि आदरणीय लता जी आज अपनी अगली कौन सी रचना एक आप तक पहुंचा रही हैं। विरह गीत और सुनाती हूँ। ज़रूर, स्वागत। कहे गए थे आने को, फिर क्यों नहीं आए, कहे गए थे आने को, फिर क्यों नहीं आए, दिल के दरवाजे पे दीपक जल रहा है प्यार का, ओ याद आती है बहुत, जल्दी चले आओ, याद आती है बहुत, जल्दी चले आओ, टूट ना जाए भरम एतबार का। क्या बात है, वाह। कहे गए थे आने को। देखेगा मौसम बदला जी, और मेरी पंक्तियां फिर से उड़ान भरने लगी। क्या बात, स्वागत। कि अब तो मौसम भी है लाया कुछ हवाएं फागुनी, अब तो मौसम भी है लाया कुछ हवाएं फागुनी, आम पीपल है सुगंधित बांस छेड़े रागिनी, क्या बात। आम पीपल है सुगंधित बांस छेड़े रागिनी, और सोचा था दोनों ही लेंगे, सोचा था दोनों ही लेंगे आनंद ऋतु श्रृंगार का, सोचा था दोनों ही लेंगे आनंद ऋतु श्रृंगार का, टूट ना जाए भरम एतबार का। क्या बात, क्या बात। कहे गए थे आने को। पंक्तियां सुनिए। स्वागत। कि दिल के आंगन में बिरह की नागफनियां है खड़ी, दिल के आंगन में बिरह की नागफनियां है खड़ी, मन की मैना प्यार का संदेशा लेके जा उड़ी, और मैं भला उत्तर क्या दूं, मैं भला उत्तर क्या दूं प्रश्नों के बंधन वार का, मैं भला उत्तर क्या दूं प्रश्नों के बंधन वार का, टूट जाए ना भरम एतबार का, और कहे गए थे आने को। बहुत सुंदर ये गीत। और आगे की पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, और उसमें मैंने देखे केवल तिथि का नाम लिया है और त्योहार का नाम नहीं लिया, पहचानिए आप। अच्छा। कि फागुनी इस पूर्णिमा को नहीं आओगे क्या, फागुनी इस पूर्णिमा को भी नहीं आओगे क्या, प्रेम के कुछ गीत आंगन में नहीं गाओगे क्या, और कुछ बहाना ना बनाना, कुछ बहाना ना बनाना मुझसे तुम बेकार का, कुछ बहाना ना बनाना मुझसे तुम बेकार का, टूट ना जाए भरम एतबार का। और आखिरी पंक्तियां हैं मेरी इस गीत की जी। कि साथ जीने के लिए व्रत और तपस्या पूजा की, साथ जीने के लिए व्रत और तपस्या पूजा की, सोचा ना था ऐसी भी हो जाएगी ये जिंदगी,
और तुम अकेले चल दिए, हम्म, तुम अकेले चल दिए वह रे चलन संसार का, तुम अकेले चल दिए वह रे चलन संसार का, टूट ना जाए भरम एतबार का, कहे गए थे आने को। बड़ा सुंदर गीत आपने पढ़ा। और इस गीत के साथ ही साथ हमने जो अभी आपके दो गीत सुने उनमें हमने देखा कि एक जो चलन है कविता का, वो गीत उसी में थे। तो आपकी कविताओं में आपके लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो वैसे ही छंदबद्ध हों, या फिर आजकल तो नई कविताएं भी चल रही हैं, तो आप कैसे, मतलब मैंने जैसे क्या गीत समझती हैं? आपको ये पढ़ के सुनाए, जी। और मुझे ऐसे ही पसंद है। हम्म, मुझे गीत लिखना और कोई कोई विधा मुझे कम भाती है, हम्म, लेकिन मुझे बस गीत लिखना ही, मेरे मन के उद्गार उसी में निकल पाते हैं। हम्म, यानी आपके लिए जो रचना है वो गीत के रूप में हो तो जी, बेहतर है। तो बेहतर है। और आजकल जो नई कविता चल रही है उसको लेकर के कभी आपके मन में नहीं आता कुछ वैसा जैसे लिख दें? जैसे आप मिलें, बहुत अच्छा लगा, दिन अच्छा हो गया। नहीं, कभी नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपका ये गीत सुनने को मिला। और इस गीत के साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि नहीं, आपको जो पसंद है तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं जो उसका एक ग्रामर है, जो उसका एक व्याकरण है कविताओं का, वो होना ज़रूरी है। हाँ, अगर व्याकरण बिल्कुल नहीं है तो। बिल्कुल। अगर लघु गुरु बराबर नहीं है, जी। एक भाषा विज्ञान का एक वो है, जी। लघु गुरु बराबर नहीं, एक पैरामीटर है इसका, हम्म, तो वो लघु गुरु बराबर नहीं है। अगर एक लाइन कहीं भागी जा रही है, एक लाइन कहीं, तो वो मैं कविता नहीं मानती हूँ उसको। लेकिन और लयबद्धता भी बहुत ज़रूरी है, जी। जिसको हम गा के भी सुना सकें। और वैसे तो गद्य में हम कुछ भी कह सकते हैं। आपने एक लंबा दौर देखा है, आपके समय में कविता का क्या स्वरूप था और आज के समय में क्या, आप अब जो समय है उसके देखिए, हिसाब से कविता का स्वरूप उस समय बहुत अच्छा था। उस समय केवल कविताएं देखी जाती थी, कौन कवि और कौन कवित्री अच्छी कविताएं लिखता है, कौन कवि और कौन कवित्री देखने में कितना सुंदर है ये नहीं था, ये नहीं देखा जाता। ये नहीं देखा जाता था। जी। संभवतः इस समय वही देखा जा रहा है जी। कि YouTube पे चला के देखना जी। कौन अच्छी है, कौन देख। तो हम इसको कविता का क्षेत्र नहीं मान रहे हैं। ये तो मैं इस माइक से कहना नहीं चाह रही हूँ जी। कि ये अजीब नाटकीय ढंग हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कविताओं का जो साहित्य योग्यता, का साहित्य जो मूल की स्वरूप गरिमा था। देखनी है, जी। ना कि साहित्य की सुंदरता देखनी है, ना कि साहित्य के लिखने वाले की। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि साहित्य की सुंदरता होनी चाहिए, ना कि लिखने वाले की। ये बहुत मैंने एक गीत राम पे लिखा है। जी। और मैं तो हम उस गीत की तरफ भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा एक विराम लें और उसके बाद अपने सभी सुनने वालों से, सभी देखने वालों से मिले। तो मित्रों, यहाँ पर एक छोटा सा ले रहे हैं अल्पविराम। आप जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के साथ। मित्रों, रेडियो जय घोष में कार्यक्रम काव्यधारा में आज हम हमारे साथ हैं एक मशहूर, एक प्रसिद्ध साहित्यकार, एक प्रसिद्ध कवित्री मंचों की लता श्रीवास्तव जी, जो बाराबंकी से हमारे बीच पधारी हैं। उनकी कविताएं भी हमने सुनी, उनकी बातें भी सुनी। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे आज के दौर की और पिछले उस दौर की, जब आपने कविताएं शुरू की थी। बहुत बड़ा परिवर्तन आपने बताया आया है। परिवर्तन बहुत आया है जी। तो आपको क्या लगता है आगे जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें आने वाला भविष्य क्या है इस साहित्य का, कविताओं का? भविष्य अगर ये पीढ़ी अच्छे गीतों की तरफ मुड़ी, जी। अच्छे साहित्य की तरफ मुड़ी, जी। और सुनने वाले भी साहित्य की सुंदरता देखने लगेंगे, तो अब तो भविष्य अच्छा है। वरना फिर भविष्य वही है जैसा पहनावे का भविष्य हो गया है, होने वाला है, वैसे ही कविताओं का हो जाएगा। तो ऐसे में साहित्यकारों का क्या मतलब आपको लगता है कि क्या ऐसा करें कि चीजें और बेहतर हों? गीतों को प्राथमिकता दें, सुंदरता को प्राथमिकता, व्यक्ति की सुंदरता को प्राथमिकता न दें, बल्कि साहित्य की सुंदरता को प्राथमिकता दें। कवि सम्मेलनों में बुलाएं कि जिसके गीत अच्छे हों, जिसकी शक्ल अच्छी हो उसको ना बुलाएं। अगर जिसकी शक्ल भी अच्छी है और गीत भी अच्छे हैं तब तो ज़रूर बुलाएं। लेकिन खाली शक्ल अच्छी है और साहित्य बिल्कुल अजीब है, जो पढ़ने लायक नहीं है, खाली चुटकुलेबाजी मंचों पे चल रही है संचालक और कवित्री के बीच, संचालक और कवि के बीच, तब तो साहित्य का भविष्य अंधकारमय है। जी जी जी। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आती है युवा पीढ़ी पे। जी। और युवा पीढ़ी को किस तरह से आगे बढ़ना है, उसमें जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे में जो आपको इस समय हमारे युवा साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
उनको अगर हम आपकी तरफ से, आपके अनुभव के माध्यम से, जो आपका इतना बड़ा एक अनुभव खड़ा है कवि सम्मेलनों का, साहित्य का, जी। इस पूरे जीवन का, तो उसके माध्यम से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छा साहित्य पढ़ें और अच्छे साहित्य को प्राथमिकता दें। जी। और कवि सम्मेलनों का जो आयोजन करें उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि हम अच्छे साहित्यकार को बुलाएंगे, अच्छे रंग रूप वाले को नहीं, हम्म। उसको प्राथमिकता नहीं देंगे, अच्छे साहित्यकार को बुलाएंगे। हमारी महादेवी जी देखने में ईश्वर ने पता नहीं क्यों उनको सुंदर नहीं बनाया, लेकिन उनके हाथ में जो लेखनी दी जी, वो बहुत वो सुंदर थी। संभवतः सुंदर नहीं, वो लेखनी जी, अद्भुत थी, और क्या, दैवीय सरस्वती थी। ने स्वयं उनके हाथ में दी बिल्कुल थी, सही कहा आपने, बिल्कुल। है और ना। उनका जो जयशंकर प्रसाद बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज वो पढ़े जा रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्च हो रही जी, है ना। डॉक्टरेट की डिग्री उनके ऊपर मिल रही है, डीलिट बिल्कुल, कर रहे हैं लोग, ठीक, बिल्कुल। पीएचडी कर रहे हैं लोग। तो इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी वो गीतकार बहुत पढ़ा लिखा हो और छोटे कपड़े पहन के आ रहा है, बहुत सुंदर है, हाइलाइटर बालों में लगा के आ रहा है, तो वही कवित्री अच्छी है। हम्म। वो कवित्री नहीं अच्छी है। वो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ जी, पे, जी, 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 हम लेकिन इसको युवा पीढ़ी प्राथमिकता दे रही है, हम्म, इसीलिए ऐसा हो रहा है। युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ को प्राथमिकता देने लगे कि साहित्य अच्छा होना चाहिए, हम्म, साहित्य समय के अनुसार, साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल। अगर हम समाज की खामियां, और ये कहा जाता रहा है कि साहित्यकार हमेशा समाज को दिशा देने वाला होता है, और उसका एक दायित्व है हाँ, कि वो अपना इस दायित्व का निर्वहन करे, इस धर्म का निर्वहन करे। तो आपका, हमें लगता है, कहने का आशय यही है कि जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी रचना धर्मिता में इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल रखें। है ना? हाँ, अपने ग्रामर का ध्यान रखें, अपने मतलब व्याकरण का ध्यान रखें, और पढ़ें खूब। खूब पढ़ें, पढ़ें और अपनी भावना से गीत लिखें, जी, किसी से बंध के गीत ना लिखें कि अगर, अपने विचार हों। हाँ, कि किसी की धज्जी उड़ानी है जी, तो अब धज्जी ही किसी विशेष वर्ग की उड़ा दी, जी, है ना। हम अपने भारत में सारे लोग मिल के रह रहे हैं, वाह। तो किसी भी धर्म की धज्जियां उड़ाना किसी के भी मन को और आहत ना किसी के पहुंचाएं। मन को आहत पहुंचाना कविता के माध्यम से, ये तो साहित्य कविता अर्चना नहीं हुई, जी, ये साहित्य अर्चना नहीं हुई। साहित्य अर्चना नहीं हुई। बहुत बढ़िया, वाह। तो मित्रों, देखा आपने कितने खूबसूरती से आदरणीय लता जी ने अपनी बात को रखा, और आप तक भी एक मैसेज भी मैं एक पहुंचाया। गीत जी, जो है, अभी एक गीत राम पे, 2 गीत मैंने लिखे हैं, लेकिन एक मुझको अयोध्या में 2 जनवरी को पढ़ना है, जी, उसमें शीर्षक दिया गया है मुझको, अवध जी, में राम, अवध तो में वो राम। मैं नहीं सुना रही हूँ, हम्म, लेकिन एक गीत मैं राम पर ही सुना रही हूँ। और इसमें मैंने इंगित किया है हम्म। कि समाज को कैसा होना चाहिए। तो गीत मित्रों, सुनिए। आइए एक गीत सुनते हैं और इसी के साथ हम लेंगे विराम। तो यहाँ पर इस गीत को सुनते हैं आदरणीय लता जी से, एक छोटा सा गीत, एक कि कुछ पंक्तियां। सारे संसार में भारत का ऊंचा नाम हो जाए, वाह, सारे संसार में भारत का ऊंचा नाम हो जाए, हर एक बेटी बने सीता और बेटा राम हो जाए, जगा दे हम पुनः जन जन में पावन संस्कारों को, वाह, जगा दे हम पुनः जन जन में पावन संस्कारों को, यही है कामना हर घर अयोध्या धाम हो जाए, वाह, यही है कामना हर घर अयोध्या धाम हो जाए। एक मनुष्य को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि लोभ माया छोड़ दे तू, न दौड़े मृग की तृष्णा में। आज समाज जो बर्बाद हो रहा है वो केवल मृग तृष्णा है, चाहे वो नाम कमाने की हो, चाहे वो धन कमाने की हो। जी, जी, जी। लोभ माया छोड़ दे तू, न दौड़े मृग की तृष्णा में, बना ले अपना जीवन यूं हृदय निष्काम हो जाए, वाह, वाह, बना ले अपना
मन यूं हृदय निष्कामी हो जाए। राम की ये धरा पावन, कृष्ण का है यही मधुबन। राम की ये धरा पावन, राम की ये धरा पावन, कृष्ण का है यही मधुबन। सारे वातावरण में गूंज जय श्री राम हो जाए। सारे वातावरण में गूंज जय श्री राम में हो जाए। इस दुनिया ने प्रकृति से भी बहुत खिलवाड़ किया है जी। पंक्तियां देखिए कि प्रकृति से कर लिया खिलवाड़, अब तो तू ठहर मानो। प्रकृति से कर लिया खिलवाड़, अब तो तू ठहर मानो। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी की शाम हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी की शाम। मैंने ये पंक्तियां, जो आजकल मिलावटी युग चला है जी, दूध में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, नेचर को छेड़ रहे हैं जी जी, नेचर को सही नहीं रहना देना चाहते, केमिकल से उसको भर देना चाहते हैं जी। तो इसीलिए हमने लिखा कि प्रकृति से कर लिया खिलवाड़, अब तो तू ठहर मानो। कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी की शाम हो जाए, कि हर बेटी बने सीता हो बेटा राम हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां। और इन्हीं पंक्तियों के साथ समय कह रहा है कि अब हम यहाँ पर अनुमति लें। तो मित्रों, बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, हमारे स्टूडियो में आई, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। जी धन्यवाद। तो मित्रों, अब इसी के साथ मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, और हम अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और साहित्यकार के साथ, एक और कलमकार के साथ। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय